हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैडर 24/7। आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं हमारी क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। दिस चैप्टर्स नेम इज समहाउ आयरॉनिक, क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो कि आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन है, जहां पर आपको परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस दिखाई देता है। दैट इज अ काइंड ऑफ आयरनी। इस चैप्टर को लिखा गया है अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा, विच इज वेरी ब्यूटिफुल लेसन, जहां पर आपको कहीं ना कहीं एक चॉविनिज्म वाली फीलिंग आएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि पेट्रियोटिज्म क्या चीज होती है। लेकिन इस चीज का रियलाइजेशन हमें बहुत लेट होता है जब हमारे हाथ से चीजें निकलने लगती हैं। सो अल्फोंसे डॉडेट वाज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1897। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है दैट फ्रांको प्रशियन वॉर हुआ था 1870-1871 के बीच में, और उस टाइम पे प्रशिया ने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको हरा दिया था। उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे अब वो कैप्चर हो चुके थे और इस चीज का ऐलान और घोषणा भी हो चुकी थी कि वहां के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। सो वहां के लोगों का रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को किस तरह से इज्जत, रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दिया, और जब वो उनके हाथ से निकल रही है तो उन्हें लग रहा है किस तरीके से वो उसको सेव कर लें, बचा लें, बट नाउ दे आर अनेबल टू। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आपको दिखाया गया है और साथ ही साथ में टीचर्स दिखाए गए हैं और टीचर के साथ साथ स्कूल का माहौल दिखाया गया है और कुछ विलेजर्स के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से उन्हें रिग्रेशन हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जो कि स्कूल गोइंग बॉय है। सो ये जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम है फ्रांस। तो फ्रांस में एक बच्चा है छोटा सा जिसको नरेटर बनाया गया है, नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी सुनाता है वो आपको दिखाई देगा और इस बच्चे का नाम है फ्रांस, जो कि एक फ्रेंच बॉय ही है। इसको बताया गया है कि ये बहुत लेजी है, इसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बट लेजीनेस के बावजूद, है ना, इसको खेलना कूदना बहुत पसंद है, बाहर के नज़ारे देखना बहुत पसंद है, बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बट इसके अंदर भी वो फील जो है ना पैट्रियोटिज्म की, वो आपको लास्ट में दिखाई देगी। और ये बच्चा कितना इमोशनल, कितना सेंसिटिव है, ये भी आपको लास्ट में पता चलेगा। इस चैप्टर में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे स्टार्टिंग में वो अपने टीचर को लाइक नहीं करता है, फिर चैप्टर में आपको ये पता चलता है कि कैसे वो अचानक से उन्हें लाइक करने लगा। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। और क्यों लाइक नहीं करता था? बिकॉज देयर वाज अ रीजन। इसके जो टीचर थे जिनका नाम था एम हैमिल, राइट, जो कि इसके स्कूल में इसको पढ़ाते थे, उनका नेचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, है ना, और उनका पढ़ाया हुआ जो भी सिलेबस था या जो भी एक्सप्लेनेशन था उसको समझ में नहीं आता था। बट आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो एम हैमिल है वो आज अपना आखिरी लेसन दे रहे हैं। आखिरी लेसन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया दैट देयर वाज एन ऑर्डर, है ना, एक ऑर्डर है जो कि बर्लिन से आया है, और बर्लिन से आने के बाद उस ऑर्डर में साफ साफ ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि फ्रांस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, वहां पर जो स्कूल्स हैं उनमें अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो एम हैमिल अपना लास्ट लेसन आज ले रहे हैं और शायद आज के बाद वो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। शायद क्या, देयर इज अ कंफर्मेशन कि वो आज के बाद स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब एम हैमिल भी काफी इमोशनल आपको दिखाई देंगे अपना आखिरी लेसन देते हुए। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो इमोशनल इसलिए भी है क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, अपनी मातृभाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उनको भी इस चीज का रिग्रेशन है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कमी रखी है अपने स्टूडेंट्स को सही चीज डिलीवर करने में। और वो ये लोगों को एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि एक इंसान के लिए उसकी जो चीजें होती हैं वो सेव करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो हमेशा स्लेवरी की लाइफ ही बिताता है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना ही जल्दी आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अदरवाइज लोग आपको ओवरपावर करेंगे और लोग आपको गुलाम बना करके ही रखेंगे, राइट। सो एम हैमिल का कुछ हुलिया आपको ऐसा बताया गया है इस चैप्टर में कि आज उनको देख करके लग रहा है दैट टुडे इज सम स्पेशल डे। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ है, अपनी सिल्क कैप डाली हुई है, फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, राइट। तो आज वो डिफरेंट लग रहे हैं, वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि वो स्पेशल डेज में लगा करते थे, स्पेशल सूट में आए हैं वो। तो फ्रांस थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाता है कि क्या हो रखा है, आज इतनी शांति क्यों है क्लास में? जिस क्लास में हमेशा शोर शराबा रहता था उसमें इतनी शांति कैसे हो सकती है? क्या हो गया है? व्हाट्स शॉकिंग देयर? और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब फ्रांस रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसको एक बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ दिखाई देती है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। हालांकि उस बुलेटिन बोर्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वहां पर हमेशा आज तक सबसे बुरी बुरी न्यूज़ आती थी, कोई वॉर होने वाली है या हो गई है, कोई हार गया है ना, जितनी भी बुरी न्यूज़ थी आज तक वो वहीं पर ही आई थी। सो जब ये स्कूल पहुंचता है तब इसको धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि अच्छा, हमसे कुछ बहुत स्पेशल चीज़ छूट रही है, और वो कुछ और नहीं, वो हमारी मदर टंग, हमारी लैंग्वेज ही है।
फ्रेंच लैंग्वेज। और उसके साथ साथ हमारे जो फ्रेंच पढ़ाने के वाले टीचर हैं वो भी आज हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, फ्रांस जब स्कूल जा रहा था उसका मन नहीं था बिल्कुल भी स्कूल जाने का, क्योंकि उसको टीचर ने उसको एक चैप्टर लर्न करने के लिए दिया था, दैट वाज पार्टिसिपल। जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपल होता है वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में भी कोई चैप्टर होगा पार्टिसिपल, बट फ्रांस को वो नहीं आता था, इसलिए वो स्कूल जल्दी नहीं जाना चाहता था। हालांकि जब वो पहुंचा तो उसके टीचर ने उसको वैसा रिएक्शन नहीं दिया जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसको लगा था कि शायद वो डांट खाएगा या मार खाएगा, बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने उसको बोला कि आकर के बैठ जाओ, राइट। सो दैट इज वॉट इट इज मैंशन ओवर हियर कि पिछले 40 साल से एम हैमिल वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों जो उनका एक रवैया रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, है ना। हमेशा क्लासरूम से जैसे आवाज़ें आया करती थी, बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके लेसन्स पढ़ रहे होते थे, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी, एम हैमिल के रूलर पीटने की आवाज़ आती थी। ये सब आवाज़ें नॉर्मल डेज में वहाँ से आती थी, लेकिन नहीं आ रही हैं। तो फ्रांस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं आज संडे हो, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। संडे नहीं था, बट फिर भी ऐसा माहौल था वहाँ का। सो क्या हुआ था, इस चीज को सोचते ही थोड़ा सा फ्रांस टेंस था। ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। अब एम हैमिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो काफी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, वो हर चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्कूल को अपने 40 साल दिए हैं। और वो दुख में भी हैं कि उनकी मदर टंग उनसे छूट रही है और उनका ये जो जगह है वो भी उनसे अब दूर जा रहा है। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन एज टू ऑनर एंड रेस्पेक्ट हिम। अच्छा, जनरली क्या होता है स्कूल में जब सीट्स दिखती हैं तो सीट्स पे बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर देयर वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर कुछ विलेजर्स भी आए हुए थे, है ना, जिसमें ओल्ड मेयर थे, ख्वासर था, राइट। तो ये सारे लोग जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे कि वो बैक बेंच पे बैठे हुए थे और वो जो बेसिक अल्फाबेट्स वाली बुक होती हैं उसको लेकर के बैठे हुए थे, जैसे कि वो आज कुछ सीखने के लिए आए हों, पढ़ने के लिए आए हों। तो दिस वाज स्ट्रेंज व्हिच फ्रांस फाउंड दैट, राइट। नाउ वो वहां किस लिए आए थे? वो वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि वो अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देना चाहते थे और साथ में उस मदर टंग को टीच करने वाले पर्सन को। नाउ द विलेज इज रिग्रेटिंग एंड इज सैड दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। और कहीं ना कहीं वो अपना रिग्रेशन भी शो कर रहे थे कि काश उन्होंने ये लैंग्वेज अपनी बचपन में सीख ली होती तो आज कोई आकर के हम पे कब्जा नहीं कर रहा होता, आज लोग हमको ओवर पार आकर के ना कर रहे होते। सो कहीं ना कहीं हम ही गलत हैं कि हमने बचपन में अपनी चीज़ों को प्यार नहीं दिया, अपनी लैंग्वेज को प्यार नहीं दिया, अपनी चाइल्डहुड में अपनी मदर टंग को प्यार नहीं दिया। शायद अगर हमने अपनी मदर टंग को प्यार दिया होता तो हम आज इन हालात में ना पहुंचते कि हमें जर्मनी वाले जर्मन जबरदस्ती फोर्सफुली पढ़ा रहे हैं। फ्रांस रिसीव अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन। जब फ्रांस आकर के क्लास में बैठता है और एम हैमिल बताना शुरू करते हैं तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है कि आज उसका आखिरी लेसन है फ्रेंच का जो वो पढ़ रहा है। आज के बाद ना ही उसको एम हैमिल यहाँ पर दिखाई देंगे और ना ही कोई उनको फ्रेंच पढ़ाता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज से जर्मनी पढ़ाई जाएगी। सो दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ एम हैमिल and this was shocking for France. He is shocked because he does not know French. Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arises in him and he started learning French. Now, just think of this. Generally ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कहीं पे होते हैं और एकदम हम एंड डे पर होते हैं तो वी फील लाइक दैट कि आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, आज मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को लर्न कर पा रहा हूँ, आज मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख पा रहा हूँ। सो सेम गोज विद फ्रांस ऑल्सो। तो फ्रांस वाज लाइक दैट कि आज जब वो यहाँ पर था क्लास में तो उसे एम हैमिल बुरे नहीं लग रहे थे, उसे एम हैमिल अच्छे लग रहे थे। उसे फ्रेंच लैंग्वेज जो कभी समझ में नहीं आई आज वो उसे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और उसको लग रहा था कि काश आज ही मैं सारी लैंग्वेज सीख लूँ, राइट। लेकिन वो शॉक्ड है कि वो आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा और वो रिग्रेशन में भी है कि क्यों इतनी प्यारी तो लैंग्वेज थी, मैं उसको पहले तो सीख सकता था, मैंने क्यों नहीं सीखा। तो यहाँ पर बेसिकली बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हर बच्चा इस चीज़ को लेकर के ग्रीफ में था कि हमारी मदर टंग हमसे दूर जा रही है और हम शायद अपनी ओरिजिनलिटी से भी बहुत दूर जा रहे हैं। Moreover, he pays careful attention and he learns everything taught on his last day, which I told you, कि उस दिन वो सब कुछ सीखना चाहता था, उस दिन वो सब कुछ पढ़ना चाहता था। मानो कि उस दिन वो सारी फ्रेंच लैंग्वेज एक साथ पढ़ लेना चाहता था, जान लेना चाहता था और बहुत कुछ सीखने के लिए वो क्यूरियस था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता था। Instantly he develops liking for the teacher M. Hamil. His feelings for hatred and
This is something which is written over here. His feeling of hatred for him suddenly came to an end. Moreover, Franz developed respect for the hard work and sincerity of his teacher. Franz is sad and ashamed of being unable to recite his lesson. सो जब इम्हामल उसको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसे इम्हामल अचानक से अच्छे लगने लगे थे, राइट। उसके मन में जो नफरत थी इम्हामल के लिए वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट में और प्यार में बदल गई थी कि उन्होंने हमारे साथ कितना मेहनत किया है, उन्होंने 40 साल स्कूल को दिए हैं, उन्होंने इतना हार्डवर्क किया है और वो कितने सिंसियर हैं, उन्होंने कितने अच्छे से हम लोग को हमेशा पढ़ाने की कोशिश करी। बट वी आर द वन जिनको रिग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी। हालांकि जब हम अपना लेसन दे रहे होते हैं तो वो ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि सी यू चिल्ड्रन आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, आपके साथ साथ देयर आर सम मोर पीपल ऑल्सो जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वो पेरेंट्स को जिम्मेदार बता रहे हैं और इवन टीचर्स को भी बता रहे हैं। पेरेंट्स जो कि बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा काम पर उनके ध्यान देते हैं कि वो लोग काम कर लें, कुछ पैसा कमा करके घर में दे दें। टीचर्स को वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अपने आप को बोल रहा है कि कभी कभी मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता था तो मैं बाहर आपको गार्डन में भेज दिया करता था वाटर को, वो पानी प्लांट्स को वाटर करने के लिए, या फिर वो कभी कभी कुछ काम करने के लिए बच्चों को भेज देते। तो ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबल इसलिए कह रहा है क्योंकि बच्चे आर नॉट विलिंग टू लर्न, है ना, बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनकी गलती वो वहाँ पे दे रहे हैं। फ्रांस बहुत दुखी है, बहुत शर्मिंदा भी है क्योंकि वो अपने लेसन्स को रिसाइट नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। शायद उसने पहले से ही अगर अच्छे से सीखा होता, लर्न किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और आज उसको इस शर्मिंदगी का हिस्सा ना बनना पड़ रहा होता ना। Hamel explains that they all are at fault of lacking eagerness to learn. So Hamel इस तरीके से बताते हैं, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हमारे अंदर ये कमी रही कि हम लोगों ने कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, ना वो क्यूरियोसिटी थी हमारे अंदर, ना वो इनपोजिटिवनेस थी कि हम इतनी आतुरता से, इतनी एक होता नहीं एक सेल्फ इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ को पढ़ते, तो वो आज हमारे पास होती। फर्दरमोर ही ऑल्सो इंक्लूड हिमसेल्फ इन हिज फॉल्ट। मैंने बताया ना आपको, वो अपने आप को भी इसमें बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नॉट लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग देम। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं कई जगह पर इनसिंसियर रहा और मैंने आप लोगों को शायद ढंग से नहीं पढ़ाया जिस तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए था। अगर मैंने पढ़ाया होता तो आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे होते और आज आपको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ना होना पड़ता। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफें करने लगते हैं, कहते हैं कि किसी भी कंट्री की जो मदर टंग होती है वो उसके लिए उसकी का काम करती है जिस जगह पर आप स्लेवरी के ताले के साथ बंधे हुए हो। तो अगर आपके पास आपकी मदर टंग है तो फिर आप आराम से उस ताले को खोल सकते हो जिसकी चाबी कुछ और नहीं है, आपकी मदर टंग ही है। तो ही इज ट्राइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई एक आर्टिकुलेट पर्सनालिटी है जिसे अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है, अपने नेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो वो किसी भी हद तक जा करके अपनी जो नेशनैलिटी है उसको सेव कर सकता है, अपनी लैंग्वेज को सेव कर सकता है और स्लेवरी के चंगुल से बाहर निकल सकता है। ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको बॉइस्टरस दिखाई दिए हैं। बॉइस्टरस कहना तो नेगेटिव होगा, लेकिन मैं ये बोलूंगी सेल्फ प्रेज इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अपनी चीज़ों को वैल्यू करना, अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना। बोलते हैं ना, घर में चटनी रोटी ही क्यों ना खा रहे हो, लेकिन वो चटनी रोटी आपने मेहनत से कमाई है और मेहनत से खाई है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको उसको अपलॉड करना ज़रूरी है, उसको प्रेस करना ज़रूरी है। तो ऊपर वाले ने जो भी छोटी से छोटी चीज़, जो भी बड़ी से बड़ी चीज़ दी है हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर वो ग्रेटनेस आ गई, वो रिस्पेक्टफुलनेस आ गई हमारी चीज़ों के लिए ना, तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, डाउन प्ले नहीं कर पाएगा और आप ब्रेव हो करके दुनिया को फेस कर पाओगे और अपनी चीज के लिए फाइट कर पाओगे। तो यहाँ पर वो आपको वही अपलॉड, वही प्रेस करते हुए देखने के लिए मिले हैं कि वो किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कितनी लॉजिकल लैंग्वेज है ये, कितनी सुंदर लैंग्वेज है ये। इवन अगर मैं दुनिया की सबसे सुंदर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज की बात करूँ तो वो आपकी फ्रेंच है। इट सीम्स दैट इम्हामेल गॉट इमोशनल ऑन हिज दिस ओकेजन। अब आप देखोगे कि बोलते बोलते होता नहीं है कि मैं अब जा रहा हूँ, जिस जगह को मैंने 40 साल दिया मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। सो ये फील उनके अंदर इस तरह से डेवलप हो चुका था कि वो एक एक चीज़ को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। ही वॉज जस्ट ग्लांसिंग ईच एंड एवरीथिंग, और वो हर चीज़ को जैसे अपनी आँखों में समेट लेना चाहते थे। और वो कहीं ना कहीं इमोशनल दिख रहे थे कि जिस जगह को मैंने 40 साल दिए अब वो जगह मुझे छोड़ करके जाने पड़ रही है। जैसे होता नहीं है कि हमारी
ये इस दुनिया को हमने इतना टाइम दे दिया और अब भगवान हमें ऊपर बुला रहा है, तो हमारे अंदर थोड़ा सा फील तो होता ही है ना। फर्दरमोर ही आस्क्ड द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। फिर वो बोलते हैं ठीक है मैं हूँ ना हूँ, लेकिन तुम लोगों को अब तुम्हारी लैंग्वेज को गार्ड करना है, तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज को कैसे भी करके सीखना है और आगे बढ़ना है। He says that being close to one's language is a way to escape the clutches of the slavery which I told you earlier, कि अगर आपको गुलामी के चंगुल से बचना है तो आपके पास आपकी लैंग्वेज की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक चाबी का काम करती है जो आपके स्लेवरी के ताले को खोलती है। दिस लैंग्वेज विल असिस्ट देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम जर्मन्स। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुमको जर्मन से फ्रीडम मिले तो अपनी लैंग्वेज पे कमांड करो, क्योंकि तुम्हारी मदर टंग ही तुम्हें स्लेवरी के चंगुल से बाहर निकाल सकती है। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग। सो इस तरीके से जब हमें एक चीज़ उन लोग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तब जा करके ये चीज़ फील होती है सबको कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हमें अपनी मदर टंग को इम्पोर्टेंस देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आती है अपनी मदर टंग की और वो इस बात पे अग्री करते हैं। फिर हम हामिल क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अपना सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इमोशनल होकर के अपने जो बैक है उसको वॉल पे ऐसे करके टिका देते हैं, लीन हो जाते हैं उसके ऊपर और लिखते हैं विव ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, राइट। हमारा फ्रांस जो है वो अमर रहे। सो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। बट व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। दिस इज द चैप्टर विच टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज, राइट। चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो किसी रेस, किसी कल्चर, किसी क्रीड की भी हो, है ना, तो कोई भी रेस हो, वो कितनी ज़रूरी है उनके लिए मदर टंग, और उसे सेव करना, उससे सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए भी, वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। तो दिस इज़ अ चैप्टर जहाँ पर आपको अपनी एक चॉविनिस्टिक अप्रोच देखने के लिए मिली है कि सेल्फ लव, सेल्फ थिंग्स लव, है ना, सेल्फ लैंग्वेज लव कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप उसको बचा लोगे तो शायद आप अपने आप को बचा लोगे। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये एंड होता है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और लास्ट मोमेंट पे आप ये वन शॉट को कवर कर रहे हो ना, सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, दिस विल हेल्प यू to write all your answers in your answer sheet, right? So with this my dear student, let me just end with the session, but I hope कि आप लोगों को इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। जाते जाते आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर वो 12th के साथ साथ कहीं ना कहीं CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट, लिटरेचर नहीं आती है आपके CUET में, लैंग्वेज आती है, और लैंग्वेज बहुत वास्ट सिलेबस कवर करती है। इतना वास्ट है, कभी कुछ आ जाता है, कभी विकैबुलरी भर भर के आ जाती है, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कोर ग्रामर बहुत ज़्यादा आ जाती है, और कोर ग्रामर अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो अगर आपको इसको सीखना है, इसको लर्न करना है, तो आप अपने 12th के स्टार्ट से ही इसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जितना स्टार्ट से आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे, उतना ज़्यादा आप लर्न कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम में अच्छे से करके आओगे पेपर, राइट। सो इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न लैंग्वेज ऑल्सो पैरेलली अपने क्लास 12 के साथ साथ, राइट। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को CUET का पेपर देना है अगले साल, और मुझे स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी है और मुझे फुल 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करने हैं, तो दे शुड स्टार्ट अर्ली। और इवन मैं तो ये नहीं कहूँगी आप लोगों से कि सिर्फ लैंग्वेज और GT ही आप पढ़ो, लैंग्वेज GT के साथ साथ अपने डोमेन्स भी स्टार्टिंग से पढ़ते चलो। आप डोमेन्स का तो पूरा वही NCERT ओरिएंटेड सिलेबस होता है, जो आपने 12th में पढ़ा है वही आना है, लेकिन लैंग्वेज और GT बेटा काफ़ी डिफरेंट है। जो आपने 12th में पढ़ा है इट्स नॉट ट्रू कि वही आपका एग्जाम में आ जाएगा। लैंग्वेज और GT कम्प्लीटली अलग है, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, सिलेबस ही पूरा अलग है। तो अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाह रहे हैं उसको, तो वैसे तो लैंग्वेज और GT का आपके पास अलग से भी बैच है जिसमें आप ये देख सकते हो, लैंग्वेज और GT का अलग से। लेकिन अगर आप डोमेन के साथ लैंग्वेज GT पढ़ना चाहते हो तो आपकी जो भी स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ जिसे बोलते हो आप, उसके लिए जा सकते हो। सपोज आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास 2 बैचेस है, उन्नति बैच और एम्बिशन बैच, है ना। तो जो न्यू कमर्स हैं वो एम्बिशन बैच के लिए जाएंगे, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, वो उन्नति बैच के लिए जाएंगे। सो जो न्यू कमर्स हैं अगर वो बैच लेना चाहते हैं तो एम्बिशन पे जा सकते हैं। आप देख सकते हो ये बैच आपका 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। 200 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं आपकी, 191 टेस्ट सीरीज हैं आपकी, 39 ई बुक्स हैं आपकी, राइट। और इसमें अगर आपको प्लानर, इसमें और क्या क्या मिलेगा आपको, काउंसलिंग, PDFs, नोट्स, ये सब मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे नीचे, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्लानर भी मिलता है, ठीक है ना, प्लानर।
तो अगर आपको चाहिए कि आपका कौन सा क्लास किस टाइम पे होगा तो यहाँ पे आप प्लानर पे चेक कर सकते हो। सपोज इफ आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द इंग्लिश वन, तो आप देख सकते हो इंग्लिश की क्लासेस का आपका पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस इज मेंशन कि किस दिन क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाने वाली है, राइट। सो यही है जो आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, अगर आप इस बैच को लेना चाह रहे हो तो आप कैसे लोगे? ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर बाय नाउ। अभी यू हैव सीन कि आपका जो बैच है वो 10,199 का है, बट जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, है ना, और आप कोड यूज़ करोगे Y484, तो आपको ये बैच लेसर प्राइजेस का मिल जाएगा एंड यू विल गेट इट इन 9,959 रुपीज़ का। So start early so that you can score better. So with this, my dear student, let me end with the session. We'll meet again. तब तक के लिए bye bye. Take care. God bless you all.